नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज के पेपर के बारे में, और इसमें इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस से जुड़ा हुआ जो सेगमेंट है उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन करें। तो इसमें ये पहला सवाल है, वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी based on the British model, but how does our model differ from that model? One, as regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India, the power of the Parliament to legislate is limited. Second, in India, matters related to the constitutionality of the amendment of an act of the Parliament are referred to the Constitution Bench by the Supreme Court. Select the correct answer using the code given below. ये प्रश्न है कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। पहला, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। दूसरा, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन करने की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, ये जो सवाल है इसमें हमारा आंसर वन ओनली, ए, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे यहाँ जो ब्रिटिश डेमोक्रेटिक मॉडल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया गया है, लेकिन वहां पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहां पर कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, वहां न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसमें लेजिस्लेट करने की पावर तो है, वो किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है, लेकिन ये अनलिमिटेड पावर नहीं है, बल्कि उसका जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। और इस लिहाज से देखें तो 1973 में जो केशवानंद भारती केस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा रखी, बुनियादी ढांचे की अवधारणा, और इस लिहाज से बुनियादी ढांचा संसद की विधायन करने की शक्ति को भी सीमित कर देता है, और अगर विधायन कर दिया जाए तो संसद द्वारा बनाए गए विधि का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि संसद की विधायन करने की, विधि निर्माण की शक्ति असीमित नहीं है बल्कि परिसीमित है। तो वी कैन से दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू फ्रेम लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट इज नॉट इनफाइनाइट, rather it is limited, because judicial review can be done and there is a concept of doctrine of basic structure. ये सेकेंड क्वेश्चन जो है ये फैक्ट बेस्ड है, आप देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि with reference to the union government, consider the following statements. N. Gopalaswamy Iyengar committee suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. Second is, in 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of the Administrative Reforms Commission, 1966, and this was placed under the Prime Minister's charge. संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन. गोपालस्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। और दूसरा, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। तो ये पूरी तरह से तथ्य आधारित प्रश्न है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। गोपालस्वामी अयंगर कमेटी की रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई जो कि स्टेटमेंट 1 में है, और इस लिहाज से देखें तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में संरक्षण दिया गया है? तो इट इज आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। जैसा कि आपको मालूम है कि जस्टिस पुट्टास्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो फैसला दिया, 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा जस्टिस पुट्टास्वामी के मामले में कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो अनुच्छेद 21 में यह निजता का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने पुट्टास्वामी के मामले में निर्धारित किया।
This is also a fact-based question. In India, there is no law restricting the candidate from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituencies. Second, in 1991 Lok Sabha election, Sridevi Lal contested from 3 Lok Sabha constituencies. Third, as per the existing rules, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, her party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him/her in the event of him/her winning in all the constituencies. तो बिल्कुल सही सवाल है ये, जिसमें कथन जो एक है कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोका गया हो। ये बात सही है। इसके लिए कोई कानून नहीं है, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसके लिए कोई नियम या विधि नहीं बनाई गई है। देयर इज नो सच लॉ। और इसलिए अगर आप देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट इज द ओनली करेक्ट आंसर कि लोकसभा इलेक्शन में 1991 में श्रीदेवी लाल ने 3 जगहों से चुनाव लड़ा था और वो सभी जगहों से चुनाव हार गए। नाउ राइट टू द सिटी is an agreed human right and the human habitat. Right to the city is an agreed human right and the UN habitat monitors the commitments made by each country in this regard. Second, right to the city gives every occupant of the city the right to reclaim public spaces and public participation in the city. Third, right to the city means that the state cannot deny any public service or facility to the unauthorized colonies in the city. तो अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें जाहिर सी बात है कि शहर का अधिकार एक समस्त मानव अधिकार है तथा शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार। शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी 1 और 2, क्योंकि अगर कोई अवैध बस्ती है, अवैध रिहायश का इलाका है, इलीगल ड्वेलिंग्स हैं या ऐसी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, तो वहां पर सरकार सिविक इम्यूनिटीज को देने के लिए बाध्य नहीं है बल्कि मना कर सकती है। और इस लिहाज से केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर इज सी। जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मैजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। सेकेंड, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। तो अगर आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ें, अपराध प्रक्रिया संहिता, तो आप पाएंगे कि इसमें जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो ही सही है और इसलिए इसका आंसर होगा बी, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी का मतलब ही होता है कि वो पुलिस लॉकअप में या पुलिस स्टेशन में पुलिस हिरासत में नहीं रखा जाएगा, बल्कि न्यायिक अभिरक्षा का अर्थ है कि न्यायालय के आदेश से उसको जेल में बंद किया जाए। और इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है और दूसरा सही। When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his/her right. State governments have their own prisoners released on parole rules. अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल साफ है कि पैरोल पाना, पैरोल पर बाहर निकलने का अधिकार किसी कैदी का विधिक अधिकार नहीं, उसको पैरोल देने से मना भी किया जा सकता है। और इसलिए कोई कैदी अपने अधिकार की मांग के तहत पैरोल नहीं मांग सकता है। पैरोल देना या न देना ये राज्य का अधिकार है और इस लिहाज से इसका पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन सही है कि हर राज्य के अपने अपने पैरोल से संबंधित नियम है और हर राज्य में ये व्यवस्था अलग अलग है, क्योंकि सीआरपीसी कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है और क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर में अलग अलग स्टेट अपने अलग अलग कानून बना सकते हैं और इसलिए इसका आंसर है बी, सेकेंड वन। एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू एंश्योर effective implementation of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006?
तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, डी। तो इसका सही उत्तर है डी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अधिकरण है, नोडल एजेंसी है? तो इसका उत्तर होगा जनजातीय कार्य मंत्रालय, जिसमें फिर अलग अलग राज्यों में जो वन विभाग है वो इसकी सहायता करता है, इसमें सहयोग करता है। लेकिन इसका सही उत्तर होगा डी। A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of the Constitution of India? कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो ये सीधे सीधे इसका उत्तर होगा ए, आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। क्योंकि आपको मालूम है कि अनुच्छेद 28 जो है, इसमें आर्टिकल 25 टू 28 फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, और अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। तो इसलिए अगर आप देखें तो अनुच्छेद 14 जो है वो दो प्रकार की व्यवस्था करता है, एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट आर्टिकल 14 एस्टैब्लिशेस रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। तो अनुच्छेद 14 जो है भारत में विधि के शासन की स्थापना करता है, और इसलिए इसका उत्तर अनुच्छेद 14 ए, आर्टिकल 14 ए। Which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character? The independence of judiciary is safeguarded. The union legislature has elected representatives from constituent units. The union cabinet can have elected representatives from regional parties. The fundamental rights are enforceable by court of law. भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। तो अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसका सही उत्तर है अ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित। द करेक्ट आंसर इज ए, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड। देयर आर few very important salient features of federalism. Number 1, supremacy of the constitution. Number 2, written constitution. Number 3, division of power and functions, authority and functions between union and state. Number 4, independence, autonomy and freedom of judiciary. And number 5, the specific method and manner of amendment to the constitution. So out of these 5 salient features of federal polity, the only one mentioned here is A, the independence of judiciary. And therefore The correct answer is A. तो हमें पता है कि संघात्मक राज्य व्यवस्था के जो चरित्रगत लक्षण हैं वो 5 हैं। पहला, लिखित संविधान। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता। तीसरा, संघ और राज्यों में शक्ति और कार्यों का बंटवारा। चौथा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता। और पांचवा, संविधान में संशोधन करने की पूर्व निर्धारित व्यवस्था, पद्धति और प्रक्रिया। तो इन 5 लक्षणों में से इस सारे प्रश्न में जो एक हमें सही मिलता है वो है अ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित। Which one of the following best defines the term state? A community of persons permanently occupying a definite territory independent of external control and possessing an organized government. B, a politically organized people of a definite territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance. C, a number of persons who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition and government. And D, a society permanently living in a definite territory with a central authority, an executive responsible to the central authority and an independent judiciary.
So its correct answer is A. Though A and B resemble very closely to each other, but if out of these four options, C and D are clearly ruled out, there is a close contest between A and B. And if we have to select out of A and B, then the most precise and the correct one is A, a community of persons permanently occupying a definite territory independent of external control and possessing an organized government. Because this independent of external control, this particular term establishes the word sovereignty, sovereign power. And when it comes to state, then sovereignty comes as an integral part of it. And therefore A is correct. तो इसलिए A जो है उसका सही उत्तर है कि राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। ये जो एक पंक्ति है बाह्य नियंत्रण से, ये एक जो शब्दावली है ये स्थापित करती है कि राज्य है तो वहां संप्रभुता का होना अनिवार्य है, जो अन्य किसी चार कथन में नहीं मिल रहा। और इसलिए अ और ब दोनों बहुत नजदीक हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में सबसे सटीक यदि उत्तर खोजना हो तो संप्रभुता के इस स्वरूप के कारण राज्य के साथ जिसका अनिवार्य अंग है अ सही उत्तर है। Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. It is correct. A High Court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. It is also correct. So the correct answer is C, both 1 and 2. भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। ये सही है। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। ये भी सही है। और इसलिए अगर आप देखें तो 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी सही उत्तर है सी। यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोई न्यूनतम आयु नहीं है। देयर इज नो मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं फिर से, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनसे ऐसा रिकमेंड करें और वो जो जज रिटायर हो चुके हैं वो अपनी सहमति जता दें तो उनको फिर से अपॉइंट किया जा सकता है। दिस इज दी प्रोविजन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये संवैधानिक प्रावधान है और इसलिए हम कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है और इसलिए इसका सही उत्तर होगा 1 और 2 दोनों 1 and 2। There is only one citizenship and one domicile. A citizen by birth only can become the head of state. A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstance. The correct answer is A, one only. भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता। इन 3 कथनों में दूसरा और तीसरा कथन गलत है, क्योंकि भारत में राष्ट्राध्यक्ष बनने के लिए जन्मजात नागरिकता का होना अनिवार्य नहीं है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, बस इतनी अनिवार्यता है। वो जन्मजात हो, पंजीकरण के द्वारा हो, देशीकरण के द्वारा हो या किसी भी तरह से। और अगर विदेशी व्यक्ति को नागरिकता दे दी गई है तो उसकी नागरिकता समाप्त भी की जा सकती है यदि वह कुछ ऐसा कार्य करता है जो भारत के हितों के विरुद्ध है, जो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, जिससे अपराध करके भाग जाए, विदेश चला जाए, वापस ना आए। इन्हें बहुत सारे आधार हो सकते हैं जिन आधारों पर विदेशी व्यक्ति को अगर भारत की नागरिकता दे दी गई है तो उसे वापस भी लिया जा सकता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा केवल 1। Which one of the following factors constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy? A committed judiciary, centralization of powers, elected government, separation of powers. निम्नलिखित में कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार, शक्तियों का पृथक्करण। तो अगर आप इसको देखें तो एक फेडरल
स्टेट में, एक फेडरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में सेपरेशन ऑफ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वेन एवर देर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, इट ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिशेस principle of checks and balance. And when there are principle of checks and balances at work, then they act as the best safeguard of liberty in a liberal democracy. तो शक्तियों का पृथक्करण जो है, जब ये किया जाता है तो अवरोध और संतुलन का सिद्धांत अपने आप कार्य करने, और जैसे ही अवरोध और संतुलन का सिद्धांत कार्य करने लगता है तो लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा अपने आप सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए उसका सही उत्तर होगा डी, सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण। Under the Indian Constitution, concentration of wealth violates the right to equality, the directive to state policy, the right to freedom, and the fourth one, D, the concept of welfare. So its correct answer is B. भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है that the state shall make every effort so as to not allow the concentration of wealth. हमारी नीति निर्देशक के तत्वों में जो प्रावधान है उसमें एक प्रावधान कहता है कि राज्य इस प्रकार का प्रयास करेगा कि संपत्ति का केंद्रीकरण न होने पाए। इसलिए सही उत्तर है B. What is the position of the right to property in India? Legal right available to citizens only, legal right available to any person, fundamental right available to citizens only, neither fundamental right nor legal right. So its correct answer is B, legal right available to any person. भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो सही उत्तर होगा B. दरअसल जब हमारा संविधान बना था तो संपत्ति का मौलिक अधिकार दिया गया था, ये एक मौलिक अधिकार था। लेकिन उसके बाद जब जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास हुआ तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फिर 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और आखिरकार 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इतने सारे संशोधनों से धीरे 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 संपत्ति के मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वाज डाइल्यूटेड, उसको शिथिल किया गया और अंततः 44वें संशोधन के द्वारा 1978 के बाद इसे संपत्ति के मौलिक अधिकार में पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 में एक संवैधानिक विधिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया। तो विद द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, the fundamental right to property ceased to exist as a fundamental right and was transferred to Article 300A, now only as a legal and constitutional right, not as a fundamental right. And it is available to any person. What was the exact constitutional status of India on 26th January 1950? It was a sovereign democratic republic, because socialist and secular, these two terms were added by 42nd Amendment 1976. Prior to that, there was only a sovereign democratic republic of India. So the correct answer is B. तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था, क्योंकि जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हैं वो 42वें संशोधन 1976 से जोड़े गए, उसके पहले ये हमारी प्रस्तावना में नहीं थे। तो उस समय जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, हमारी प्रस्तावना में साफ साफ भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था, इसलिए उत्तर है बी। तो इस तरह से हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 के प्रीलिम्स में पूछे गए थे उन पर डिस्कशन किया। आई होप यू मस्ट हैव फाउंड द वीडियो यूजफुल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट्स यू मे राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी, और अगर आपको फिर भी कोई शक, शुबहा, सवाल, संदेह है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। धन्यवाद।